Hello, good evening, friends. How are you? Welcome to my YouTube channel. And as we are learning 6th to 4th century BCE history of India, in this phase of our history, we have covered Maghda Empire. We are learning about Maghda Empire and contemporary ruling dynasties of Iran. Now, and we have also learnt about Sikandar, Alexander the Great. So, in the same phase, इसी फेज के अंदर 6 to 4 सेंचुरी के अंदर अब आगे क्या हो रहा था या कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हो रही थी उसके बारे में जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ईरानियन एम्पायर या यूं कहिए पर्शियन एम्पायर, जो कि ईरान इराक के एरिया में पर्शियन एम्पायर थी या ईरानियन एम्पायर थी, उनके राजा साइरस और उनके पोते डेरियस वन ने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर इस पार्ट पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए। तो इंडस वैली को जो है वो क्रॉस करके इंडिया के उत्तर पश्चिम भाग पर हमला करके यहाँ पर इन क्षेत्रों को विजिट कर चुके थे। और इसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि डेरियस टू, जो कि साइरस का पोता था, वो इतना महान शासक था कि उसने सिर्फ भारत की तरफ ही नहीं, वो अपनी साम्राज्य की ईस्टर्न तरफ ही एक्सपेंड नहीं किया, बल्कि यूरोप की तरफ भी। और एक तीसरी एम्पायर का मैंने नाम बताया था, रोमन एम्पायर, जो कि इटली की राजधानी रोम है। तो वो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ जो साम्राज्य था, इसने उसके बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। तो ये हमारा फेज था, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। तो ईरानियन एम्पायर जब डेरियस इंडिया की तरफ अटैक करने के लिए आया, तो मैंने बताया था कि पीछे से क्या हुआ कि ईरानियन एम्पायर पर एक न्यू डायनेस्टी जो है यहाँ पे पॉपअप हो रही थी, क्रिएट हो रही थी, और वो थी बेबीलोनियन एम्पायर। और बेबीलोनियन एम्पायर में मैंने अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में बताया था, उनके फादर फिलिप और अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में। तो यहीं पर बेबीलोनियन जो स्टोरी है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये बेबीलोन जो था, ये क्या था? ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की कैपिटल था। और ये बेबीलोनियन एम्पायर को ही हम लोग बोलते हैं यूनानी साम्राज्य। तो हिंदी में पर्शियन एम्पायर को बोलते हैं ईरानी साम्राज्य, ईरानी एम्पायर। और बेबीलोनियन जो एम्पायर है, उसको यानी सिकंदर बादशाह की जो एम्पायर है, उसको बोलते हैं यूनानी एम्पायर। तो एक बार इसको समझ लेते कि यूनान जो है और ईरान जो है, ईरान के बाद यूनान जो है, कौन सा एरिया है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। और फिर आज मैं आपको सिकंदर बादशाह के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में बाकी चीज़ें बताऊंगा। हम मौर्यन एम्पायर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मौर्यन एम्पायर तक जाने से पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत सारे क्वेश्चन बन के आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, उनको क्लियर करना जरूरी है। और हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें डीप स्टडी में जाना है। हमने उन हर छोटे छोटे क्वेश्चंस को, छोटे छोटे फैक्ट्स को कवर करना है, जो किसी भी एग्जाम्स में कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कल भी एक मैप बना करके अपनी वीडियो में समझाया था कि भाई ये जो है यूरोपियन मैप है, यहाँ पे इटली है। उसके बाद ऐसे मैंने करके मैप बनाया था, और फिर आगे यहाँ पे आके ऐसे मैंने फिर यहाँ पर अरेबियन लैंड्स बनाया था, और आगे ईरान इराक था, और फिर बाद में भारत था हमारा, और यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था। तो देखिए, ये जो बेबीलोन है, ये मैंने बताया था ना, बगदाद का प्राचीन नाम। बगदाद क्या है? इराक की कैपिटल है। यहाँ पे ईरान है, देखिए यहाँ पे ऊपर जो है कैस्पियन सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है। तो यहाँ पे ईरान है, यूफ्रेटिस रिवर और टिग्रिस रिवर के जो बीच का मेसोपोटामियन क्षेत्र है, ये यहाँ पे टिग्रिस है, यूफ्रेटिस है। तो यहाँ पे ईरान इराक यहाँ पे है, ठीक है। तो यहीं पर था पर्शियन एम्पायर। अब इस पर्शियन एम्पायर को जो है इन्वेड किसने किया? अलेक्जेंडर ने। और इराक के एरिया को जीत करके बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। और इस बगदाद की राजधानी का नाम क्या था उस टाइम पे? बेबीलोन, ठीक है। तो कैपिटल क्या थी अलेक्जेंडर की? बेबीलोन, यानी कि आज का बगदाद, पहले क्या था? बेबीलोन। अब देखिए, मैंने बताया कि अलेक्जेंडर ने इराक के एरिया को जीत लिया और बेबीलोन को अपनी कैपिटल बनाया, लेकिन उसकी डायनेस्टी एक्चुअल में ग्रो कहां पर हुई थी? ये यूनानी जो आक्रांता था या जो आक्रमणकारी था, एक्चुअल में इनकी डायनेस्टी कहां पर एस्टेब्लिश हुई, कहां से पॉपअप हुए, कहां से निकल के आई ये डायनेस्टी, इनका वंश कहां पर जो था पहले? तो देखिए, ये है इटली, ठीक है, ये रोम है, कैपिटल है। यहां पर रोमन एम्पायर फैला हुआ था, लेकिन जब यहाँ पे ईरानियन एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था डेरियस के टाइम पे, तो उन्होंने बेंजिटाइन एम्पायर का यहाँ तक का, ग्रीस तक का एरिया कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो ईरानियन एम्पायर यहाँ तक और भारत के यहाँ तक पहुँच गया।
ये पूरे एरिया में ये ईरानियन एम्पायर जो है ये यहाँ तक पूरा एक्सपेंड कर गया। अब ये जब इसका जब पूरा ध्यान जब ईस्टर्न भारत की तरफ जीतने में था डेरियस का, उस टाइम यहाँ पर मैंने बताया ना एक छोटा सा राजा था फिलिप कौन था? अलेक्जेंडर का फादर था। तो 39 BCE में फिलिप जो था वो यहाँ पे, ये देखिए ग्रीस है, ये कौन सी कंट्री है? ग्रीस। ये जो कंट्री है ग्रीस कंट्री है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूं। तो ये है इटली, रोमन एम्पायर। उसके बाद ये जो पार्ट है ये ग्रीस कंट्री है। ग्रीस आज प्रेजेंट जो ग्रीस है उसकी कैपिटल यहाँ पे एथेंस। देखिए सबसे पहले जो ओलंपिक हुए थे यहाँ एथेंस में हुए थे। ये भी एक जीके का क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे? तो ग्रीस के एथेंस में हुए थे। ठीक है, चलिए, तो एक ग्रीस के थोड़ा सा ऊपर आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर एक शहर हुआ करता था पहले, मैसिडोनिया। और यही मैसिडोनिया में जो है फिलिप ने 359 में क्या किया? आसपास के एरिया को कैप्चर करके और इसने एक एम्पायर एस्टेब्लिश की, लेकिन ये छोटे से एरिया का ही राजा था। फिर क्या हुआ कि इसने अपने बेटे को 337 BCE में फिलिप ने अपने बेटे को 337 BCE में फिलिप ने अपने बेटे अलेक्जेंडर को जो है राजा की जो है चेयर दे दी, मतलब अपना साम्राज्य उसको सौंप दिया। और उसके बाद ये अलेक्जेंडर इतना महान शासक था कि इसने यहाँ मैसिडोनियन एम्पायर को बहुत एक्सपेंड करते हुए बगदाद तक पहुंचा और फिर वहाँ बेबीलोन को अपनी कैपिटल बनाया। अब यहाँ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि कई बार मैसिडोनियन एम्पायर को ग्रीक एम्पायर भी बोलते हैं। मैकेडोनियन एम्पायर जो है या मैसिडोनियन जो एम्पायर है इसको हम ग्रीक एम्पायर भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ग्रीस से ऊपर मैसिडोनिया है और ये मैसिडोनियन एम्पायर जब पूरे इस एरिया में फैल जाएगी तो ये पूरा एम्पायर क्या कहलाएगा? ग्रीक एम्पायर कहलाएगा। ग्रीस को ही ग्रीक भी कहते थे पहले। ठीक है, एक और नाम भी है इसका। देखिए मैं इसके 2-3 नाम बता देता हूं ताकि कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो। एक तो इसको मैसिडोनियन एम्पायर बोलेंगे, मैसिडोनियन एम्पायर क्योंकि मैसिडोनिया से निकली थी। ग्रीस के आसपास इनका एक्सपेंशन हुआ तो इसको ग्रीक एम्पायर ही बोलते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रीस है ना, इस ग्रीस के पास एक समंदर है, एक सी है, ये ग्रीस है। तो ये देखिए नीचे तो मेडिटेरियन सी है, ये अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये मेडिटेरियन सी है। ओके, अब मेडिटेरियन सी से ये जो सी ऊपर की तरफ निकला हुआ है, 2 लैंड मास के बीच में, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ जो समुद्र है, इसको कहते हैं आयनियन सी। ठीक है, तो आयनियन सी है और इसी आयनियन सी के पड़ोसी देश होने के कारण मैसिडोनिया इसी के पड़ोस में है। देखो ये ग्रीस है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैसिडोनिया है तो इसको कई बार हम लोग आयनियन एम्पायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनियन एम्पायर। और इसी आयनियन एम्पायर का विकृत रूप है, या यूं कहिए इसी का नाम आगे बदल के हो जाएगा, आयनियन का क्या हो जाएगा? यूनानी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप कहेंगे आयनियन का यूनानी कैसे हो सकता है? जैसे सिंधु नदी से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हो सकता है, सिंधु नदी से हिंदू हो सकता है, तो आयनियन से यूनानी हो गया ऐसे। ठीक है, तो ईरानी और यूनानी हमले भारत पर हो रहे हैं। कौन से 2 एम्पायर के हमले हो रहे हैं? तो अभी हम पढ़ रहे हैं 6 to 4 सेंचुरी BC, जब हमारा मगधा एम्पायर चल रहा है। क्या चल रहा है? मगधा एम्पायर चल रहा है इंडिया में। और ये कब से कब तक का टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं हम लोग? 544 से 185 BCE का काल पढ़ रहे हैं। इसमें 4 डायनेस्टी मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले हर्यंग डायनेस्टी, ठीक है, हर्यंग डायनेस्टी के टाइम पर, और इसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी क्या थी? शिशुनाग डायनेस्टी। तो ये जो 2 डायनेस्टी है ना, हर्यंग डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी, इसके टाइम पर तो इरानियन इन्वेजन हुए इंडिया पे। इरानियन इन्वेजन, कौन से इन्वेजन? इरानियन, या यूं कहिए पर्शियन। भारत पर पर्शियन इन्वेजन हो रहे थे इन 2 डायनेस्टी के टाइम पे। उसके बाद नंदा डायनेस्टी के टाइम पर क्या हो गए? यूनानी एम्पायर, यूनानी हमले हमारे भारत पर शुरू हो जाएंगे। यूनानी आक्रमण शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इस यूनानी में ये जो यूनानी हमले हैं, यूनानी है तो सिकंदर क्या था? यूनानी हमलावर था, जबकि डेरियस और साइरस क्या थे? पर्शियन इन्वेडर्स थे। तो 2 तो हमने, साइरस और डेरियस 2 तो हमने पढ़े, डेरियस 2 तो हमने क्या पढ़े? डेरियस 2 तो हमने पढ़े पर्शियन एम्पायर रूलर्स जिन्होंने भारत पर अटैक किया, इन्वेडर्स जिन्होंने इन्वेड किया,
और एक हम पढ़ रहे हैं अभी, हमने एक अभी शुरू किया है सिर्फ अलेक्जेंडर, इसके बाद एक और पढ़ेंगे जो अलेक्जेंडर का ही कमांडर था, और वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर। तो 2 हम ईरानियन पढ़ चुके हैं, अब 2 पढ़ रहे हैं हम लोग सिकंदर के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था किस तरीके से सिकंदर ने धनानंद के टाइम पर झेलम नदी को क्रॉस करके पोरस के साथ में बैटल की थी, बैटल ऑफ हाइडोस्पीस। अब इसी के बारे में थोड़ा सा और बता करके फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। देखो सिकंदर से ना रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं पहले इसको कवर कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे फिर पीछे नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा सा मैं, ये अलेक्जेंडर 3 था, इसका नाम वैसे क्या था? अलेक्जेंडर 3। इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ही बोलते हैं। इसको अलेक्जेंडर 3 क्यों बोला? क्योंकि इससे पहले इनकी डायनेस्टी में, इनके दादा परदादाओं के टाइम पे 2 अलेक्जेंडर और भी हो चुके थे, तो ये अलेक्जेंडर 3 था, इसलिए इसको बोलते हैं। अब इसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, सिकंदर के बारे में ये है कि इसका जन्म कब हुआ था। सबसे पहले इसका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 356 BCE में। देखिए इसके फादर जो फिलिप थे वो कब बने थे रूलर? 359 BCE में। तो देखिए सिर्फ 3 साल के अंदर ही इनका जन्म हुआ। 3 साल के बाद में सिकंदर का जन्म हुआ, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? मैसेडोनिया में। ओके, मैसेडोनिया में हुआ, ठीक है। उसके बाद 337 BCE में ये राजा बन गया। इनके फादर ने इनको अपनी चेयर दे दी। तो कितनी एज हुई इनकी? सिर्फ 19 ईयर की एज में, सिर्फ 19 वर्ष की अवस्था में ये मैसेडोनिया का सम्राट घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, या इसका कोरोनेशन कर दिया गया, या इसका राज्याभिषेक कर दिया गया। और 19 साल की उम्र में राजा बनने के बाद फिर ये कितने सालों तक? 33 वर्ष की आयु में इसकी डेथ हो जाएगी। 323 BCE में इसकी डेथ हो जाएगी। तो समझिए इतने थोड़े से समय में इसने बहुत सारे रोमन एम्पायर को जीत लिया था, और लगभग पूरे बहुत सारे यूरोपियन पार्ट को जीत लिया था, पूरा एशिया जीत लिया था, और भारत का भी काफ़ी एरिया इसने जो है नॉर्दर्न ईस्ट वेस्टर्न पार्ट जो है वो कैप्चर कर लिया था, पोरस को हरा दिया था, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये राजा बना 19 वर्ष की आयु में 337 में। इसके फादर की डेथ कब हुई थी? इसके फादर फिर काफ़ी दिनों के बाद में 329 BCE में इसके फादर की डेथ होगी। सिकंदर ने भारत पे हमला कब किया? 326 BCE में इसने भारत पर अटैक किया था। 326 BCE में इसने भारत पर हमला किया था, ओके। और उसके बाद ये 325 BCE में 1 साल तक इसकी बैटल चलती रही पोरस के साथ में, और बाकी जो गांधार और कंबोज के जो राजा थे उनसे इनकी बैटल चलती रही। बाकी राजाओं ने तो इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन पोरस ने इनका मुकाबला किया, और पोरस से खुश होकर के इन्होंने बहुत सारा पार्ट, अपना विजित एरिया जो है वो पोरस को दे दिया था, और कुछ पार्ट अपने कमांडर को दे दिया था, सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। और उसके थोड़े दिनों के बाद में ही जब ये यहाँ से वापस लौट गया, तो ये युद्ध के टाइम में इतना जख्मी हो गया था, बहुत सारी लड़ाइयाँ लगातार लड़ रहा था। तो वापस जब बेबीलोन पहुंचा तो बीमारियों के कारण 323 BCE में इसकी डेथ हो गई। तो इसका जन्म कब हुआ था? 356 में, और डेथ कब हो गई? 323 में। तो लगभग कितने साल हो गए? लगभग 33 वर्ष की आयु में इसकी डेथ हो गई। तो ये तो थोड़ी सी बात हुई। अब इसके बारे में और थोड़ी सी बात बता देता हूं, ताकि सिकंदर का जो अपना ये टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये कई बार पूछे जा सकते हैं। देखिए सिकंदर का एक कमांडर था, उसका नाम था निरियाकस। ये नाम मैंने पहली वीडियो में भी लिखा था, जब मैंने ऑस्टेबुलस का नाम लिखा था। ये कौन थे? ये राइटर थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट के दरबार में ये राजदूत बन करके जो है रहते थे, मतलब ये उनके जो है कोर्ट के मिनिस्टर थे, ठीक है। और इनकी कुछ और भी विशेषता थी, ये पर्टिकुलरली किसी फील्ड के माहिर थे। तो ऑस्टेबुलस तो क्या थे? आर्मी कमांडर थे, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर ये तो इनके आर्मी कमांडर थे, और ये राइटर भी था ऑस्टेबुलस। निरियाकस भी क्या था? एक राइटर था, और ये इसका नेवी का कमांडर था। अब देखो मैंने नेवी की बात करी, तो इसका मतलब सिकंदर बादशाह ने, ऐसा प्राचीनतम इतिहास में ये बहुत ही महान राजा हुआ जिसने अपनी नेवी भी तैयार की। भारत में भी एक ऐसा राजा है जिसने इस टाइम पर, इसके सिकंदर के टाइम पर ही, कंटेम्प्रेरी टाइम पर, साउथ इंडिया का राजा, चोला डायनेस्टी का राजा राजेंद्र चोल, राजराज चोल, जिन्होंने अपनी खुद की नेवी एस्टेब्लिश की थी। तो ये 2 ऐसे राजा थे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने अर्लीस्ट टाइम पर अपनी नेवी एस्टेब्लिश की। तो निरियाकस कौन था? इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते कई बार। तो इसकी नेवी का कमांडर था, ठीक है।
और ऑस्ट्रेबिलिस और निराकस ये दोनों जो राइटर्स भी थे, तो भारत के इतिहास की बहुत सारी किताबें भी इन दोनों ने भारत के बारे में और सिकंदर और पोरस की लड़ाई के बारे में इन दोनों ने ही लिखा है। तो ये एक सोर्स है हमारे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिकंदर के टाइम पर कौन से ऐसे दो लेखक थे जिन्होंने सिकंदर और पोरस के लड़ाई का व्याख्यान किया है और साथ में उस टाइम के प्राचीन इतिहास की जानकारी दी है। तो ये लोग दो लोग यहाँ पे थे। ओके, इसके अलावा इसका एक घोड़ा था, सिकंदर का एक घोड़ा था, उसका नाम था बहुकेफला। घोड़े का नाम था ये बहुकेफला। तो जैसे हमारे महाराणा प्रताप का घोड़ा था ना चेतक, बहुत फेमस घोड़ा था और वो उसकी बहुत बातें मानता था और बहुत मतलब चुनिंदा घोड़ों में से एक, तो इसी तरह सिकंदर का एक घोड़ा बहुत ही चुनिंदा घोड़ों में से होता था और ये हमेशा अपने बहुकेफला पर ही जो है ना हमेशा लड़ाई लड़ता था। तो ये इसका हमेशा से जो है लड़ाई में दोस्त रहा। तो इसकी डेथ हो गई जब पोरस से बैटल हो रही थी ना, तो पोरस से बैटल के टाइम पर इन्होंने पोरस ने इनके घोड़े को जब मतलब अटैक चला तो बहुकेफला की डेथ हो गई थी। बहुकेफला मारा गया, ये घोड़ा मारा गया। कहाँ पे? झेलम के किनारे पे, झेलम नदी के तट पे। तो सिकंदर ने इसकी याद में, सिकंदर ने अपने घोड़े बहुकेफला की याद में झेलम नदी के तट पर कश्मीर के पास एक नगर बसाया। उस नगर का नाम आज भी बहुकेफला है। तो अगर कोई पूछता कि बहुकेफला नगर किसने बसाया, तो सिकंदर ने बसाया। कहाँ पे है? झेलम नदी के तट पे। और क्यों बसाया? यहाँ पर जो है सिकंदर बादशाह के घोड़े की मजार भी है, यानी कि उसका एक सिंबल बना हुआ वहां पे, ठीक है। और यहाँ पर ये किसने बसाया बहुकेफला शहर? सिकंदर ने। ओके, तो सिकंदर के बारे में इतना ही काफी है। अब इसके बाद ईरानियन और यूनानी अटैक्स में हम सिकंदर के कमांडर सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि सेल्यूकस निकेटर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आज हमने सिकंदर को क्लियर किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे इसके कमांडर सेल्यूकस निकेटर को, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का कंटेम्प्रेरी होगा। किसका? ये चंद्रगुप्त मौर्य का कंटेम्प्रेरी है। वो तो सिकंदर कब आया था? धनानंद के टाइम पे आया था, ठीक है ना। अब 322 में BC में मौर्यन डायनेस्टी आ जाएगी। उस समय 305 में ये सेल्यूकस निकेटर भारत पर अटैक करेगा और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा देगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या कर रही है?